नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। शंघाई सहयोग संगठन का कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शिखर सम्मेलन, राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकातें और बैठकें जारी। विदेश मंत्री जयशंकर की यूएन महासचिव के साथ साथ रूस, बेलारूस और ताजिकिस्तान के समकक्षों से मुलाकात। तबाही मचाता हुआ जमैका की तरफ बढ़ा तूफान बेरिल। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने जानमाल की भारी क्षति की दी चेतावनी। स्थानीय प्रशासन ने सैकड़ों शिविरों में भेजे लोग। अब तक कई लोगों की जान ले चुका है तूफान। उत्तरी इजराइल के कार्मियल शहर में आतंकी वारदात। हमलावर की अंधाधुंध चाकूबाजी में एक व्यक्ति की गई जान। सुरक्षा बलों के जवाबी एक्शन में हमलावर ढेर। उधर इजराइल हमास संघर्ष के बीच इस महीने के अंत में बाइडेन नेतन्याहू मुलाकात। केन्या में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। अब राष्ट्रपति के त्याग पत्र की हो रही है मांग। राजधानी नैरोबी सहित कई शहरों में फिर सड़कों पर उतरे लोग। सुरक्षा बलों ने लूटपाट के आरोप में 270 से अधिक प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने कई देशों और संस्थानों के नेताओं से मुलाकात की और भारत और विश्व से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष के बीच मुलाकात भी काफी चर्चा में है। शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जारी है। सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन से इतर बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की। यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान टकराव के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों नेता इसको लेकर सफाई देते दिखाई दिए। हमारे परस्पर संबंध समानता, साझा हित और एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित हैं। हमारा सहयोग किसी के खिलाफ नहीं है। हम ब्लॉक या गठबंधन नहीं बनाते। हम केवल अपने लोगों के हितों में काम करते हैं। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की शीर्ष नेताओं से मुलाकातें भी जारी हैं। रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात में द्विपक्षीय साझेदारी और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने युद्ध क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्री ने उनकी तेज और सुरक्षित निकासी पर जोर दिया। साथ ही वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने बेलारूस के अपने समकक्ष मक्सिम राइजेनकोव के साथ भी बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के तौर पर बेलारूस का स्वागत किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत बेलारूस सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ताजिकिस्तान के समकक्ष सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से भी मिले। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग की समीक्षा की। दोनों ने क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। विदेश मंत्री की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से भी हुई। विदेश मंत्री ने वैश्विक मुद्दों पर यूएन महासचिव के नजरियों को सराहा। इस दौरान यूएन सुरक्षा परिषद सुधार और आपसी सहयोग से जुड़े अन्य मुद्दे पर भी बात हुई। इस दौरान यूएन सुरक्षा परिषद सुधार और आपसी सहयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। मेल मुलाकातों के अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पुष्किन पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे।
और आइए अब आपको नेपाल की ओर लिए चलते हैं। नेपाल में 2 दिन से जारी राजनीतिक गतिरोध टूटता दिखाई नहीं दे रहा है। नेपाली कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हाथ मिलाने के बाद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री प्रचंड फिलहाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे और वो संसद में शक्ति परीक्षण की बात कह रहे हैं। इस बीच सरकार में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के सभी 8 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है। सभी मंत्रियों ने पीएम से मिलकर उन्हें अपना त्यागपत्र सौंपा। इस कदम को प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाधित करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। और आइए इस खबर पर अधिक बात करते हैं। काठमांडू चलते हैं। हमारी संवाददाता, दूरदर्शन संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्वेता, सबसे पहले तो अपने दर्शकों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। क्या प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल त्यागपत्र देने के लिए तैयार हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ रणनीति वहां पर बनाई जा रही है? चंद्रशेखर, अगर आप देखें तो कल प्रधानमंत्री प्रचंड प्रेसिडेंट पॉटेल से मिले और उन्होंने स्पष्ट जाहिर किया कि वो फ्लोर टेस्ट की ओर रुख करेंगे। मगर जिस तरह से अभी कुछ देर पहले सीपीएन यूएमएल के 8 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है, सौंप दिया है प्रधानमंत्री को, तो अब प्रधानमंत्री प्रचंड के पास कोई चारा नहीं है। उनको स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा। और जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं नेपाल की, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल को, अब वो 2 मिल करके सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। श्वेता, जो पहले कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री प्रचंड कह रहे थे कि मैं जाकर संसद का सत्र बुलाऊंगा और वहां पर अपने नंबर्स को मैं प्रूफ करूंगा, तो आप जैसा बता रही हैं, अब हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री प्रचंड अब बहुत जल्दी त्यागपत्र दे देंगे? जी, क्योंकि जिस तरह से आज सीपीएन यूएमएल ने बहुत स्पष्ट किया, अपने 8 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे करके, कि अब वो प्रचंड को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो नेपाली कांग्रेस को 8 9 सीट्स है पार्लियामेंट में, और सीपीएन और यूएमएल जो केपी शर्मा ओली जी का है, उनका 78 है। तो ये 2 बड़ी पार्टियां हैं। और वहीं प्रचंडा जी की जो सीपीएन माओइस्ट सेंटर है, वो 32 सीटें रखती है। तो उन्होंने लास्ट टाइम जो 18 महीनों से सरकार चलाई थी, और 5वीं बार इस बार अगर 8 मंत्रियों ने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो हो सकता है 5वीं बार उनको फ्लोर टेस्ट के लिए आना पड़ता। तो वो भी कॉन्फिडेंट थे कि इस बार भी वो निकल जाएंगे। बट क्योंकि अब देखें कि कुछ देर पहले 8 मंत्रियों ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये स्पष्ट तौर पे इंडिकेशन है कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने 32 सीटों के भरोसे प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया। अच्छे जो पावरफुल पोस्ट में मिनिस्ट्रीज हैं, वो सारी मिनिस्ट्रीज उन्होंने ली हुई थी। तो अब क्लियर कट है कि ये 2 जो बड़ी पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल, ये लोग मिलकर के संविधान में अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। इसी को लेकर के दोनों पार्टियों में कहिए कि एक मत हुए हैं कि जो छोटी पार्टियां ये कहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण पावर में आ जाती हैं, माने, और उसके बाद वो लोग आर्म ट्विस्ट करते हैं कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए। जब संविधान में संशोधन हो जाएगा तो ऐसी बड़ी पार्टियों को परेशान नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये पद दोगे तब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो अब ये 2 बड़ी पार्टियां आ रही है। अब देखना है भविष्य में कि संविधान में क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। श्वेता, सवाल यही हम आपसे करना चाह रहे थे, क्योंकि नेपाली कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे और ये कह रहे हैं कि हम वहां पर संविधान को बदलेंगे, तो संविधान में किस तरह के बदलाव ये करने वाले हैं? कुछ इंडिकेशन मिले हैं? जी, आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से मेरी बातें हुई, तो सबने ये कहा जो छोटी पार्टियां हैं वो संविधान में जो बदलाव है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से उनको क्षति पहुंचेगी, उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में घटेगा। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण ही छोटी पार्टियां अपना कहिए कि अच्छा सीट ला पाती हैं संसद में। अगर उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही संशोधित करके हटा दिया जाएगा तो केवल जो बहुत बड़ी पार्टियां हैं वही एक अपना धाक संसद में रख पाएंगी। तो इसको लेकर के बड़ी पार्टी जैसे नेपाली कांग्रेस हो गई और
CPN UML है, तो ये लोग चाह रहे हैं, बट अभी तक ये उनका पक्ष है। मगर संसद में भी किसी भी संवैधानिक संशोधन होने के लिए 2/3 सपोर्ट आपके लोअर हाउस में होना चाहिए और 2/3 सपोर्ट आपके अपर हाउस में होना चाहिए। अगर लोअर हाउस में मेजोरिटी होने के बावजूद भी कोई संशोधन का एक्ट पास हो जाता है, मगर अपर हाउस में ये पास होगा कि नहीं होगा, ये टोटल कंप्लीट अपर हाउस पे डिपेंड करेगा। तो ये इतना आसान भी नहीं होगा। मगर इसी मुद्दे को लेकर के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे ये दो बड़ी पार्टियां अभी फिलहाल साथ में आई हैं। कितना टिकना है, क्या होना है, ये भविष्य बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दूरदर्शन संवाददाता श्वेता सिंह काठमांडू से बता रही हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वो बता रही हैं कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, वो अल्पमत में आ गए हैं। वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसने अपना समर्थन उनसे वापस ले लिया है और अभी तक वो कह रहे थे कि वो पार्लियामेंट बुलाएंगे, पार्लियामेंट में जाकर के अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो अल्पमत में आ गए हैं क्योंकि नेपाली कांग्रेस के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो मंत्री उनकी सरकार में शामिल थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो वो जल्द से जल्द अब उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पहले की तरह भीषण बना हुआ है। तो वहीं इजराइल के शहर कार्मियल में एक शॉपिंग मॉल में चाकूबाजी की घटना में एक की मौत हो गई। आतंकवादी समूह फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर इस पोस्ट को एक वीरतापूर्ण ऑपरेशन करार दिया। वहीं दूसरे मोर्चे पर दक्षिणी लेबनान के शहर टायर में हुए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ फील्ड कमांडर की मौत हो गई है। उत्तरी इजराइल के शहर कार्मियल में एक शॉपिंग मॉल में चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमले में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इजरायली पुलिस की जानकारी के मुताबिक हमलावर की भी मौत हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आतंकवादी समूह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने सोशल मीडिया पर इस हमले को एक वीरतापूर्वक ऑपरेशन करार दिया है। इजरायली पुलिस ने हमलावर के कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इजरायली समाचार एजेंसी के हवाले से हमलावर का नाम जैद रबिया बताया जा रहा है। हमलावर इजरायली शहर नहाफ का निवासी बताया जा रहा है। दरअसल नहाफ शहर में अरब अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग रहते हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हम नहाफ में आतंकवादी के घर पहुंच चुके हैं। हम विकल्प को भी खारिज नहीं कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर इस घर को नष्ट किया जा सकता है। आतंकवादी के परिवार के कई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुलाई के अंत में वाशिंगटन में मुलाकात होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि अपनी इस यात्रा के दौरान नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संकेत दिए हैं कि इजरायली सेना लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन उन्होंने बातचीत को पहली प्राथमिकता दी है। हम हिजबुल्लाह पर रोज जोरदार हमले कर रहे हैं। हम लेबनान में भी किसी तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
लेकिन हम समझौता करना पसंद करते हैं। इस दौरान इजरायली सेना ने दक्षिणी शहर राफा में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरे मोर्चे पर दक्षिणी लेबनान के शहर टायर में हुए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ फील्ड कमांडर की मौत हो गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। अफ्रीका नामा में हम बात करेंगे केन्या की। केन्या में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब वहां पर राष्ट्रपति के त्यागपत्र की मांग हो रही है। राजधानी नैरोबी सहित कई शहरों में फिर सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लूटपाट के आरोप में 270 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। आइए आपको समझाते हैं कि क्यों कीनिया में ऐसे हालात बने हुए हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कीनिया में प्रदर्शन, हिंसा और मौतें, आपको बताएंगे कि वहां पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दरअसल ये प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि वित्त विधेयक 2024 का वहां पर भारी विरोध किया जा रहा है और इसी के कारण से वहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। विधेयक क्या है? विधेयक में टैक्स दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से काफ़ी वहां पर आक्रोश उपजा है। दरअसल है क्या कि कीनिया में दैनिक उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव से नाराज़गी है। ये टैक्स क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि सरकार का कहना है कि देश के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया है, इसलिए लोगों पर वहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है। इंटरनेट डाटा, ईंधन और बैंक द्वारा रकम ट्रांसफ़र पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो काफ़ी सारे वहाँ पर लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है और इसके कारण से लोग वहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं। मई 2024 में टैक्स दरों में वृद्धि की सुगबुगाहट पर युवाओं में पनपी नाराज़गी। सबसे पहले वहाँ पर युवा नाराज़ हुए थे और युवाओं ने वहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू किया था। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा अभी तक वहाँ पर आक्रोश दिखा है और जून में टैक्स वृद्धि प्रस्ताव के विरुद्ध सड़कों पर लोगों ने उतरना शुरू कर दिया था वहाँ पर। और प्रदर्शन को देखकर संसद ने टैक्स के कुछ प्रावधान जो थे वो हटा भी दिए थे। लोगों का वहाँ पर जो आक्रोश था उसका फर्क वहाँ पर देखने को मिला। मामूली बदलाव के साथ अगले दिन पारित कर दिया गया वित्त विधेयक, तो इससे और वहाँ पर लोग आक्रोशित हो गए। जनता का आक्रोश काफ़ी वहाँ पर बढ़ने लगा और जनता वहाँ पर सड़कों पर आ गई। वो इसलिए आई क्योंकि उनको लगा कि अब इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा उनको होता हुआ नहीं दिख रहा था। 25 जून को प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोल दिया था वहाँ पर और संसद के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए थे। सुरक्षा बलों के साथ टकराव भी हुआ था। कई लोगों की वहाँ पर मौत भी हुई थी कीनिया के अंदर में। उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने वापस खींचे कदम। प्रदर्शन में कई मौतों के अगले दिन राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए वहाँ पर और बिल को वापस लिए जाने का ऐलान किया राष्ट्रपति ने। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया भी वहाँ पर कीनिया में राष्ट्रपति ने, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर वहाँ पर देखने को नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति का निमंत्रण ठुकरा उनके त्यागपत्र की मांग कर दी। उन्होंने कहा है कि हमें राष्ट्रपति ने जो वापस लिया है बिल, उसका भी कोई फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा। राजधानी के साथ साथ मोम्बासा, किसिमू, नाकुरू और न्येरी में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। पहले जो प्रदर्शन थे वो सिर्फ राजधानी में थे। सुरक्षा बलों ने 270 से अधिक प्रदर्शनकारियों को लूटपाट के आरोप में वहां पर गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आर्थिक हालात सुधारने के लिए घरेलू राजस्व बढ़ाना चाहती है केन्या सरकार। दरअसल केन्या सरकार पर काफ़ी कर्ज हो गया है और उसके कारण से वो कर्ज उतारने के लिए लोगों पर वहाँ पर टैक्स लगा रही थी। केन्या सरकार का घरेलू राजस्व से $2.7 अरब जुटाने का लक्ष्य था, जो टैक्स लगा रही थी केन्या की सरकार। ऋण की अदायगी, बजट घाटे को कम करने और सरकारी खर्चे जारी रखने के लिए इसको सरकार की ओर से ज़रूरी बताया गया था। तो केन्या सरकार पर कुल मिलाकर आपको बता दें कि $80 अरब का कर्ज है वहाँ पर। जो केन्या की सरकार है, $80 अरब का ऋण है। सकल घरेलू उत्पाद का 68% जो है केन्या के ऊपर ऋण है और यही कारण था कि वो अपने लोगों पर टैक्स लगा रही थी। चीन से केन्या ने लिया सर्वाधिक $5.7 अरब का ऋण। अफ्रीकी देशों में ये इस तरह की कहानी है जहां पर चीन ने ऋण दिए हैं। कई सारे देशों के इसी तरह के हालात हैं। IMF और विश्व बैंक से भी भारी ऋण केन्या की ओर से लिया गया है वहां पर
और कर्ज नहीं चुकाया तो आगे ऋण हासिल करना कीनिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये कारण है वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके ये कारण हैं, और इसी कारण से अभी भी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। और राष्ट्रपति की ओर से ये कहा गया कि वो बिल को वापस ले रहे हैं, बिल अब पास नहीं होगा, इस तरह का कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन लोगों में भारी आक्रोश है, लोग अब चाहते हैं कि राष्ट्रपति भी वहाँ पर त्यागपत्र दें। तो आगे देखना होगा अब क्या कुछ कीनिया के अंदर होता है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। कैरिबियन द्वीप समूहों और जमैका के आसपास के इलाकों में बेरिल तूफान का कहर लगातार जारी है। बेरिल ने कैरिबियन द्वीप समूहों में भयंकर तबाही मचाई है। ये तूफान श्रेणी 5 के खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुका है और इसका रुख अब जमैका की ओर है। तूफान के कारण जमैका में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। बेरिल तूफान लगातार अपना कहर बरपा रहा है। बेरिल ने बीते दिनों में कैरेबियन द्वीप समूहों में भयंकर तबाही मचाई है। तूफान बेरिल मंगलवार को दक्षिण पूर्वी कैरेबियन द्वीपों को पार करने के बाद अब जमैका की ओर रुख कर चुका है। 2007 में डीन तूफान के बाद यह जमैका में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। श्रेणी 4 का खतरनाक तूफान बेरिल अब श्रेणी 5 में तब्दील हो चुका है। तूफान तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 145 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। डोमिनिकन गणराज्य और हैती में भी भारी बारिश हो रही है। तूफान के कारण अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। Category 5 hurricanes in July. बेरिल श्रेणी 5 के तूफान में तब्दील हो गया है। यह अटलांटिक, कैरेबियन और मध्य अमेरिकी बेसिन में दर्ज किया गया सबसे पहला श्रेणी 5 का तूफान है। यह बहुत ही खतरनाक है। Level on the Saffir-Simpson scale. जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने जमैका की ओर बढ़ते हुए तूफान के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू की घोषणा की है, ताकि तूफान के दौरान सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जमैका से गुजरने के बाद बेरिल गुरुवार को केमैन द्वीप से टकराएगा और बाद में शुक्रवार को मेक्सिको के युकाटन पहुंचेगा। राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार बेरिल की तीव्रता कम हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में तूफान के तीव्र होने का अनुमान लगाया गया है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन को तूफान के तेजी से मजबूत होने का संभावित कारण बताया जा रहा है। बेरिल 2024 अटलांटिक सीजन का श्रेणी 5 के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाला सबसे पहला तूफान है। ग्रेनाडा और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स में बेरिल ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद जमैका, ग्रैंड केमैन, लिटिल केमैन और केमैन ब्रैक के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।